राम राम, जय हिंद। सभी स्टूडेंट्स को आप सभी का स्वागत है एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो क्लास है हमारी रहने वाली है, पूरी क्लास ट्रांसफार्मर पर बेस्ड रहेगी। यानी कि पूरी क्लास जो होगी इसमें ट्रांसफार्मर का डिटेल में चर्चा की जाएगी। ठीक है। तो और इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, न्यूमेरिकल कम बनते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो होता है इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, आपको थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो इससे पहले की अगर क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो उसकी जो सभी क्लासेस हैं, पूरी जो क्लासेस जितनी भी अभी तक हुई हैं, तो टोटल जितनी सभी आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। तो वहाँ से आप एक एक करके हर चैप्टर की अलग अलग क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो क्लास हमारी बेस्ट है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर है। तो ये जो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए ये जो पूछे गए, ये ईयर पूछे गए हैं 2011, 17, 11 के बाद 17, लेकिन 17 के बाद 19 से एक 20 साल गैप नहीं हुआ है। 19, 20, 21, 22, 2023, यानी कि अभी तक लास्ट ईयर भी इसका उतना ही महत्व था जितना पहले था। ठीक है। तो इस क्लास में चलिए बात करेंगे। तो इसमें हमने सिर्फ दो सिद्धांत और रचना की स्टेटमेंट इसमें जो थ्योरी आ पाई है, और इसके आगे जो इसकी कार्यविधि है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगी। तो तब तक इतना समझते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है कि ट्रांसफार्मर क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर लगभग सभी के गांव में रखे होंगे। तो उस ट्रांसफार्मर का क्या वर्क है तो उसकी बात करेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करती है। ठीक है। तो इसका सिद्धांत क्या होता है। देखो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत, यानी कि जो हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ चुके हैं, उसमें भी ट्रांसफार्मर का आपको छोटा सा डिटेल मैंने बताया था। ठीक है। तो इसमें डिटेल में फुल डिटेल बताएंगे। तो ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के बेसिस पे काम करता है, आधार पे काम करता है। ठीक है। तो यदि पास रखी दो कुंडलियों में से एक कुंडली में के मान में परिवर्तन किया जाता है, जो दो पास कुंडली रखी है उनमें एक कुंडली के मान में यदि परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में स्वतः ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। दूसरी कुंडली में स्वतः ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, और ट्रांसफार्मर जो होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एक बार फिर से आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है यदि पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। तो एक कुंडली के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में जो स्वतः ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये जो घटना होती है इसको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, और जो ट्रांसफार्मर होता है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब चलेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। इसका सिद्धांत क्या कहता है। इसका सिद्धांत कहता है, सिद्धांत तो आपको बता दिया, अब इसकी रचना के बारे में बात करेंगे। इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या रचना होती है, रचना विधि क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, दो कुंडलियों को, ये देखो दो कुंडली हैं, इनको समीप रखा गया है। दो कुंडलियों को समीप रखते हैं। ठीक है। और इनके मध्य क्या करते हैं, लोहे की जो पट्टिकाएँ रखते हैं, लोहे की पट्टिकाएँ रखेंगे। तो लोहे की पट्टिकाएँ जब रखेंगे तो इसमें भंवर धाराएँ उत्पन्न नहीं होगी। ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएँ उत्पन्न होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो इसमें भंवर धाराएँ उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन क्या करेंगे, इनकी जगह पे, पट्टिकाओं की जगह पे क्या करेंगे, मोटा टुकड़ा जो नरम लोहा होता है उसका एक मोटा गुटका रख देंगे, तो जिससे भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे ऊष्मीय जो प्रभाव है वो कम होगा। ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा का जो व्यय है वो कम हो जाएगा, और उसके बाद में जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वो प्राथमिक कुंडली कहलाती है, और जिसमें धारा प्राप्त की जाती है द्वितीय कुंडली कहलाती है। यही इसकी रचना है। तो चलिए इसको थ्योरी के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए इसमें दो कुंडलियाँ एक दूसरे के समीप रखी जाती हैं, जो कि इस प्रकार रखी हैं, और इनके मध्य चुंबकशीलता बढ़ाने के लिए पतली पट्टिकाएँ एक दूसरे से जोड़कर रखती जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद में क्या कहा जाता है कि पट्टिकाएं रखने से
भवन धाराएं उत्पन्न नहीं हो पाती। क्या होता है? भवन धाराएं उत्पन्न नहीं हो पाती। तो यदि इनके मध्य नरम लोहे का मोटा गुटका, नरम लोहे का मोटा गुटका रख दिया जाता है तो इसमें क्या होता है? भवन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या होता है? भवन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और ऊर्जा का बहुत कम भाग, ऊर्जा का बहुत कम भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाता है। बहुत कम भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। ठीक है। और जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिस कुंडली में धारा प्राप्त की जाती है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस कुंडली में धारा प्राप्त की जाती है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो ये था इसकी रचना, ट्रांसफार्मर की जो रचना थी वो थी। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इसमें दो कुंडलियाँ एक दूसरे के समीप रखी जाती हैं। इनके मध्य क्या होता है? चुंबकशीलता बढ़ाने के लिए लोहे की पट्टिकाएँ रखी जाती हैं, जोड़कर, एक दूसरे से जोड़कर रखी जाती हैं, लेकिन फिर भी भवन धाराएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि एक नरम लोहे का मोटा गुटका रख दिया जाता है जिससे भवन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और ऊर्जा का बहुत कम भाग उसमें ऊर्जा के रूप में व्यय होता है, और जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिसमें धारा प्राप्त की जाती है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। अब इसकी कार्यविधि क्या होने वाली है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अब बात करेंगे इसकी कार्यविधि के बारे में, वो नेक्स्ट स्लाइड में इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए इसकी कार्यविधि के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करेंगे इसकी कार्यविधि क्या होती है, इसकी कार्यविधि उसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो बात करते हैं इसकी कार्यविधि के बारे में। ठीक है। तो कार्यविधि क्या इसकी रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है जिससे द्वितीय कुंडली में प्रेरण के प्रभाव से धारा उत्पन्न हो जाती है। कहा गया है कि प्राथमिक कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरण के प्रभाव से धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या या चक्करों की संख्या NP है और विभवांतर जो दिया गया है वो BP है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो हो जाएगी NS और विभवांतर BS हो जाएगा। ठीक है। तो बात करेंगे इसके बारे में, बात करेंगे। तो अब यहाँ से तो बनता है NP/NS बराबर BP/VS बराबर R। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, और ये जो R होता है इसको कहते हैं परिरमण अनुपात। कभी कभी इसी से पूछ लिया जाता है कि यह परिरमण अनुपात क्या होता है, इसका जो है सूत्र बताइए, या इसका अनुपात क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो ये होता है परिरमण अनुपात। इससे काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP है और द्वितीय कुंडली में जो धारा है वो IS है। P का मतलब होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, और S का मतलब होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। ठीक है। प्राथमिक कुंडली में जो प्रवाहित धारा है वो IP है और द्वितीय कुंडली में IS है। तो इसका जो अनुपात निकलेगा यहाँ से NP/NS बराबर हो जाएगा BP/VS। लेकिन खेल जो होता है वो अब होता है शुरू। तो यहाँ पे जो IP धारा है ये IP ना होके IS होगी, और जो बटे में आएगी वो IP आएगी, यानी कि धारा जो होगी वो उल्टी होगी। ठीक है। तो ये रेशियो यहाँ से निकल के आता है कि जो धारा जो होगी NP/NS और उसके बाद में BP/VS, और जो धारा होगी IS/IP होगी। ठीक है। तो बात यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद की जो बात करेंगे, इसमें जो बचता है कि ट्रांसफार्मर के प्रकार बचते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। जो चौक कुंडली हमारा एक कॉन्सेप्ट बचता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है चौक कुंडली, और जो इसके जो ट्रांसफार्मर के प्रकार बचे हैं ऊंचाई और अपचाई, उन दोनों की बात हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो यहाँ की जो थ्योरी की हमारी क्लास होगी वो फाइनल एंड क्लास होगी, और उसके बाद में जो न्यूमेरिकल और उसके बाद में इम्पोर्टेंट फार्मूला जो बच गए हैं इससे बाहर, और उसके बाद में बात करेंगे MCQ क्वेश्चंस की। और तो ये इसी के साथ हमारी ये 12 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को हम समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो कृपया शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। और इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद।